हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 8वीं मैथ्स का एकदम फ्रेश नया लेसन चैप्टर नंबर 13। आज इस लेसन का हमारा होगा लेक्चर नंबर 1। तो आज हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो लेसन का नाम ही है त्रिभुजों की सर्वांग समता। सर्वांग कॉन्ग्रेंट बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, मतलब कि सभी अंग समान हो, सर्वांग समान, तो उसको सर्वांग सम कहते हैं। लेकिन त्रिभुजों में ये चीज़ कैसे होगी वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बुक में देखिए क्या दिया है, उसके आधार पर देंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं विभू मिश्रा आपका ये जो लेक्चर बना रही हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ताकि जो है आपको पूरा नॉलेज मिल सके। तो और अगर अभी तक आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को। और जो है अपने कमेंट्स बॉक्स में कुछ न कुछ व्यूज़ दीजिए, बताइए कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। जो भी आपको डिफ़िकल्टीज बताइए, या जो चीज़ें अच्छी लग रही है वो बताइए, मुझे क्या सुधार करना है। अगर वो भी आपको ऐसा कुछ लगता है तो ज़रूर बताइए। तो चलिए देखते हैं आज ये हमारा जो लेसन नंबर 13 है, त्रिभुजों की सर्वांग समता में यहाँ पे कुछ एक प्रॉब्लम जैसा दिया हुआ है, हमें उसको शॉर्ट आउट करना है। तो कैसे करना है, जैसे यहाँ पे दिया है कि साथ की आकृति को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजिए। ये एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका नाम है DEF। इसमें कुछ प्रश्न दिए, जैसे पहला दिया है कि भुजा DE का सम्मुख कोण कौन सा है। तो जैसे भुजा D और E है, तो सम्मुख मतलब कि जिस सामने वाला मुख, इस भुजा के सामने का कोण कौन सा है, कोण F है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोण F हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से कोण E किस भुजा का सम्मुख कोण है। अब देखिए कोण जो ये E है किस भुजा के सम्मुख है, तो इसकी सामने जो भुजा है D और F है कि नहीं है, तो इस भुजा का ये सम्मुख कोण है। तो हो जाएगा भुजा, कौन सी भुजा हो जाएगा, भुजा D और F, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह तीसरा प्रॉब्लम दिया कि भुजा DE तथा भुजा DF में समाविष्ट कोण कौन है। मतलब भुजा DE और DF में समाविष्ट कोण D है। कौन सा है, इस भुजा में और इस भुजा में यही कोण समाविष्ट है ना, तो ये कोण हो जाएगा, कौन सा कोण होगा, कोण D हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कोण E तथा कोण F में समाविष्ट भुजा कौन सी है, तो कोण E में समाविष्ट भुजा क्या है, DF है। कौन सी भुजा है, D और F है, और F में समाविष्ट भुजा DE है। तो इसमें ये जो है दो भुजाएं समाविष्ट है, दोनों कोण में अलग अलग। फिर भुजा DE के संलग्न कौन से कोण हैं, तो भुजा DE के संलग्न, इसके साथ जो लगा हुआ कोण है, इसके साथ लगा हुआ कोण F है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आगे देखें, इसमें दिया है कि जो आकृतियाँ हूबहू मिलती हैं उन आकृतियों को सर्वांग सम आकृति कहते हैं। मतलब कि जैसे जो आकृति जिसकी, जैसे एक आकृति मैंने त्रिभुज की बनाई, ठीक है, इसका ये 2 सेंटीमीटर की तीनों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हैं, और एक और त्रिभुज बनाई जिसमें तीनों भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, समान भुजाओं वाली हो तो समबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसमें जो कोण होंगे वो भी समान होंगे, इसकी भुजा भी समान है, इसमें जो एंगल्स है सब, हर चीज़ समान है। तो यानी कि ये आकृति इस आकृति की हुबहू है। तो अगर ये आकृति हुबहू है तो ये आकृति इस आकृति के सर्वांग सम है। ठीक है। सर्वांग सम का मतलब यही होता है कि ये भुजा जैसे इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर है, इसमें बनने वाले कोण भी बराबर है। तो ये जो है त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज होगा। तो वही आकृति की यहाँ पे बात हुई कि जो आकृति परस्पर हुबहू मिलती हैं वो सर्वांग सम आकृति कहते हैं। फिर जिन रेखाखंडों की लंबाई समान होती है वो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं। जैसे मैंने 4 सेंटीमीटर का कोई रेखाखंड AB खींचा, ठीक है, फिर एक 4 सेंटीमीटर का EF खींच दिया, तो ये रेखा इस रेखा के सर्वांग सम होगा। क्यों, क्योंकि इसकी लंबाई दोनों की समान है, तो ये जो है सर्वांग सम रेखाखंड होगी। रेखा की लंबाई अगर समान होती है तो वो रेखा भी सर्वांग सम है। उसके बाद यह है कि जिन कोणों के माप समान होते हैं वे कोण सर्वांग सम होते हैं। उसी तरह जैसे यहाँ पे एक मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक है, फिर ये भी एक त्रिभुज बनाया जो समकोण त्रिभुज है, तो इसके कोण सर्वांग सम है। ये कोण इस कोण के बराबर है, ये 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, ये जितने एंगल का है वो ये भी इतने ही एंगल का है, इसका कोण जितना है उसका भी कोण उतना ही है। यानी कि इनके कोण क्या होते हैं, जो है समान है, तो इसको बोलते हैं कि कोण सर्वांग सम है।
तो ये कुछ पॉइंट्स है जो सर्वांग समता में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से हम पता करके कि क्या उसके कोण सर्वांगसम है, क्या भुजाओं की लंबाई सर्वांगसम है, यानी कि क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है, इन सब चीज़ों को पता हो जाएगा तो हमें पता हो जाएगा कि त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। अब इसी क्रम में यहाँ पे देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता में कॉन्ग्रेंस आप ट्रायंगल्स में देखिए एक त्रिभुज, दो त्रिभुज बनाए गए हैं ए बी सी और पी क्यू आर। इसको थोड़ा इस साइड घुमाया है, इसको इस साइड। अब हमें पता करना है कि कौन सी भुजा किसके सर्वांग सम है, हमें ये भुजा को मैच कराना होगा। तो देखिए अगर P और A इक्वल है तो B Q के बराबर होगा और C R के बराबर होगा, यानी कि P Q A B के बराबर है, B C Q R के बराबर है और C A R P के बराबर है। तो इस तरीके से ये भुजा अगर बराबर हैं तो इसमें के कोण कौन से किसके बराबर होंगे पता हो जाएगा और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे A जो है बराबर है P के, यानी कि A और P इक्वल हैं, B और Q इक्वल है C और R। तो इस तरीके से त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पता लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक और चर्चा करने में एक और पॉइंट दिया हुआ है कि एक त्रिभुज बनाया गया है ABC और एक त्रिभुज है PQR। देखो त्रिभुज को इसका क्या क्या है, त्रिभुज को सर्वांगसम घटक दिया गया है, जिसे कुछ लोगों ने इसको लिखा है, किस तरीके से लिखा है और इसमें से कौन सा लेखन सही है या गलत हमें पता लगाना है। जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये भुजा कौन सी है, AC किसके बराबर है, QR के। तो यहाँ पे लिखा कैसे है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है PQR के, मतलब ABC। तो A किसको माना है, यहाँ पे P है, तो यहाँ पे लिखा ना होगा कि A P को माना है, B किसको माना है, Q को माना है और C किसको माना है, R को माना है। अब इसी चीज़ के आधार पे लिखना है। तो यहाँ ABC यानी कि QRP, A क्या है, सॉरी A Q होगा, क्योंकि ये और इधर ये दो इधर घुमा के ऐसे रखेंगे इसके ऊपर तो Q हो जाएगा और B क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है, और C क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ABCQR ये भी सही है। रेहान का लेखन है कि BACPQR के बराबर है, तो B की जगह पे P है, B की जगह पे P है, सही है, Q की जगह पे A है, हाँ सही है, और R यानी कि इसका भी लेखन सही है। और सुरजीत का लेखन है कि ABC सर्वांगसम है PQR के, तो ABC सर्वांगसम है, मतलब ABC किसके सर्वांगसम है, P, ये गलत है, इसका लेखन गलत है। क्यों, क्योंकि A के बराबर पे क्या है, Q है, तो यहाँ पे ABC बराबर Q और B की जगह पे क्या होगा, B की जगह पे P होगा, QPR होता तब सही होता। जैसे यहाँ पे ABC की जगह पे QPR है, तो यहाँ पे भी ABC की जगह पे PQR नहीं QPR होना चाहिए था, तो ये वाला लेखन गलत है। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे तभी हम पता कर पाएंगे कि किसका लेखन सही है गलत है। तो ये चीज़ें हमें पहले पता करनी होगी कि कौन सा जो है कोण, कौन सा भुजा किसके बराबर है और किसका माप इक्वल है, तभी हम इसको हल कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें भी सेम वही चीज़ करनी है कि पता करना है कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो कौन कौन सी चीज़ें। देखिए सर्वांगसम का चिन्ह ये होता है ऐसे, मतलब कि बराबर हैं और सभी अंग समान है, इस चिन्ह के द्वारा सर्वांगसम को प्रदर्शित करते हैं। तो ये एग्जाम्पल दिया है, सेम वैसे इसको भी सॉल्व करना है। और यहाँ पे भी एक त्रिभुज दिया गया है, एक आकृति दी गई है जिसमें बताना है कि क्या किसके सर्वांगसम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बताया गया है। यहाँ पे देखिए ABC जो है, A यहाँ पे B और C, ये पूरा त्रिभुज है जिसमें दो त्रिभुज हैं, एक कौन सी है, ADB है और ADC है, दो त्रिभुज हैं जिसमें A क्या है, कॉमन है, इसमें भी D भी कॉमन है, इस त्रिभुज के लिए भी, इस त्रिभुज कॉमन मतलब दोनों में है। तो A जो है अगर हम इस त्रिभुज को तोड़ के अलग कर दें तो एक बार BAD बनेगा, फिर ADC बनेगा, तो बनेगा। तो यहाँ पे D और A दोनों समान हैं, ठीक है, कॉमन है, बस B की जगह जैसा क्या है C है, तो जो है त्रिभुज BABD सर्वांगसम होगा ACD के। तो ये सर्वांगसम का चिन्ह लगा के सामान्य भुजा पर, जो भुजा समान होता है ये उसको ऐसे यस जैसी आकृति बनाते हैं, यानी कि ये भुजा कॉमन है, सामान्य है, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी जानकारी दी है कि 6 घटक दिखाए गए हैं सर्वांग समता समझने के लिए। 6 घटक होते हैं जिसमें कि भू को भू होता है, मतलब भुजा, कोण भुजा,
कोण 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 सर्वांग सम होती है, कोण कोण भुजा होती है। तो किस तरीके से हम पहचानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें सर्वांग सम है। जैसे कि दो भुजाएं उनमें समविष्ट कोण, मतलब कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो और एक कोण समान हो, तो वो उसको बोलते हैं भू को भू। भू मतलब भुजा, कोण भुजा कसौटी। इस आधार पर सर्वांग समता पे, जैसे कि जब भुजाओं की दो जोड़ियां सर्वांग सम हो तथा उसमें समाविष्ट कोण भी सर्वांग सम हो, तो ऐसे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज LMN बनाना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दो भुजाओं का नाप एकदम इक्वल होना चाहिए और एक कोण, जैसे यहाँ कोण B जो है कोण M के सर्वांग सम होगा, और यहाँ पे भुजा ये जो है BC NM के बराबर है और AB LN के बराबर है, तभी ये जो है हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे, तो ये बातें ध्यान में रखनी होगी। फिर दूसरा पॉइंट है, जो 5-6 कसौटी जो दी गई है इसमें से दूसरा क्या है, इसमें एक कसौटी एक ये है कि 3 संगत भुजाएं, मतलब कि तीनों भुजाएं जब मतलब भुजा 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 कसौटी, इसको भू 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 कसौटी भी बोलते हैं। जैसे ये भुजा देखिए QP भुजा किसके है, XY के सर्वांग सम है, देख रहे हैं YX के, हाँ, उसके PQ XY के सर्वांग सम है। उसी तरीके से QR जो है YZ के सर्वांग सम है, बराबर है, पहले बराबर है, उसके बाद ZX जो है PR के सर्वांग सम है। देखिए PRP ZX के सर्वांग सम है, मतलब बराबर है। तो इस प्रकार से तीनों भुजाएं, तीनों, इसमें केवल भुजाओं में समानता है, इसलिए इसको भुजा 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 कसौटी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन किसके, P को X के बराबर है, Q Y के और R Z के बराबर है, इस एकाएक की संगति में रखेंगे तो त्रिभुज PQR सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज X Y Z के। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। इसके बाद इसी में दिया है कि दो कोण समाविष्ट भुजा को भू कोण कसौटी बोलते हैं, यानी कि दो कोण जैसे यहाँ पे कोण X और कोण Z और यहाँ पे कोण D और कोण F, ये सर्वांग सम है। और एक भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के समान सम, मतलब कि X और ZX या XZ जो है सर्वांग सम है DF के। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज XYZ तथा त्रिभुज DEF को बनाना है, जिसमें क्या है XZDF के सर्वांग सम है, बराबर है, यानी कि कोण X जो है कोण D के सर्वांग सम है, कोण X कोण D के सर्वांग सम है और कोण जो Z है वो कोण F के सर्वांग सम है। तो इस प्रकार से हम इस त्रिभुज को बना सकते हैं, यानी कि दो कोण जो है, जैसे ये 60 डिग्री का होगा तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा, दो कोण बराबर होने चाहिए। तो दो कोण और एक भुजा बराबर है, ये 5 सेंटीमीटर का तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि को भू, मतलब दो कोण जो है और एक भुजा, तो दो त्रिभुजों में संगत कोणों की दो जोड़ियां सर्वांग सम हो, ठीक है, तो शेष कोण भी सर्वांग सम ही होते हैं। अगर दो जोड़ी सर्वांग सम है तो बचा हुआ कोण भी सर्वांग सम होगा। तीनों कोणों को मापों का योग 180 होता है, इसलिए कोई दो कोण तथा एक कोण की संलग्न भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों तथा संगत भुजाओं के सर्वांग सम हो तो को कसौटी की शर्त पूरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो कोण सर्वांग सम होनी पाई। उसके बाद समकोण त्रिभुज की कर्ण भुजा कसौटी। अब हम ये समकोण त्रिभुज है, मतलब 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का हो गया, तो इसका जो कर्ण होगा, इसका जो है ये दोनों आपस में, और ये लंब जो होगा ये भी आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। इस तरीके से इस जो है इसको समकोण त्रिभुज कर्ण भुजा कसौटी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसमें इसी तरीके का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि पता हमें करके उसकी सर्वांग समता किस प्रकार की सर्वांग समता है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, PQR एक त्रिभुज है और UTS एक त्रिभुज है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें समान है। जैसे ये भुजा इस भुजा के, PQ भुजा UT के बराबर है, PR भुजा US के बराबर है और QR भुजा TS के बराबर है, ठीक है। तो ये भुजा 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 कसौटी, क्योंकि ये भुजाएं एक दूसरे से समान हैं, तो इसको भुजा 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 कसौटी कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें भी क्या है, ये S जैसी आकृति बनाना था तो वो बना दिया, मतलब कि ये जो लाइन है इस त्रिभुज में कॉमन है। तो इसमें दो त्रिभुज दिख रहा है, एक DBA दिख रहा है और एक DBC दिख रहा है, ठीक है, जिसमें कि ये लाइन कॉमन है। तो ये कोण जितना है इतना ही ये कोण है, मतलब कोण D के बराबर है, कोण B के बराबर है, ओके। अब यहाँ पे ये A जो है अलग है, तो इसमें दो कोण है, तो को भू, यानी कि कोण भुजा कसौटी या को भू को, इस तरह से कसौटी इसमें होगी। इस तरीके से इसको बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं
ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहती हूँ। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रश्न संग्रह 13.1 का जो है जितना भी प्रॉब्लम दिया हुआ है उसमें किस प्रकार की कसौटी है और किस प्रकार का वो है और जो है सॉल्व करके दिखा देंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।